कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको करा रही थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसी श्रृंखला में आज का ये प्रीवियस ईयर पेपर 2018 जून का है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बच्चों, हम एक एक ऑप्शन को जान लेते हैं। अकबर ने क्या करवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर जो सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा वो इसने बनवाया था। और शाहजहाँ ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किया था। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने किसकी? दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दारा सिकोहा। तो दारा सिकोहा ने क्या किया था? तो दारा सिकोहा ने सिर्फ अकबर के नाम से उपनिषदों का इसने अनुवाद करवाया था। किसका? इसने सिर्फ उपनिषदों का निर्माण करवाया था, दारा सिकोहा ने। तो इसका जो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैंने अभी आपको बताया। तो शाहजहाँ, बी इसका राइट ऑप्शन है। शाहजहाँ ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, या शाहजहाँ के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है हमारा जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डेटा यानी कि कौन से डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यानी कि ऐसी कौन सी डेटा बुक है जिसमें लुप्त प्राणियों या पौधों या प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है? तो वो है रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक यानी कि IUCN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। या इस रेड डाटा बुक या रेड डाटा सूची में लुप्त हो रहे जीवों तथा पौधों की प्रजातियों का इसमें उल्लेख किया जाता है, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है बच्चों। तो इसमें जो भी जानवर, जो भी जीव यानी पक्षी या कुछ भी जो भी लुप्त की प्राणी में जो आ रहे हैं, तो लुप्त में आ रहे हैं, तो उन सभी को इस सूची के अंतर्गत रखा जाता है, IUCN के अंतर्गत। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी गिद्ध बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं, तो उनको भी रेड डाटा बुक में ऐड कर दिया गया है। तो इसी प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे कि गौरैया, ये भी लुप्त की प्राणी में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? यानी कि ऐसी कौन सी निम्न में कोशिकाओं का कौन सा ऐसा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति यानी कि पॉलीसैकेराइड्स। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। एक कठोर परत होती है। कोशिका भित्ति कैसी? एक बच्चों कठोर परत होती है जो केवल पौधों, कवक एवं बैक्टीरिया, किसमें? पौधों, कवक एवं बैक्टीरिया। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जो पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होती है। ये केवल पौधों, कवक, बैक्टीरिया और कोशिकाओं प्लाज्मा की झिल्ली के बाहर में स्थित होती है। यह पशु या जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति है वो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है, और ये पौधों, कवक, बैक्टीरिया आदि की उसमें ये पाई जाती है कोशिका भित्ति। लेकिन केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाई जाती है, वनस्पति प्रजाति में भी और एनिमल्स प्रजाति में भी। ये केंद्रक कोशिका द्रव्य, ये तीनों पाई है। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप जगत में ही पाई जाती है। यानी कि और ये कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की ये बनी,
और बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, ये कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बच्चों ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है ये बैक्टीरिया की। तथा जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों में किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है पौधों की। सेल्यूलोज एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जाति स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है। किस प्रकार होता है इसमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो मेढक जो होते हैं, मेढक नर मेढक और मादा मेढक, कौन? नर मेढक और मादा मेढक, तो ये दोनों एक ही समय में एक साथ पानी की सतह पर क्या तैरते हुए अपने ये शुक्र द्रव्य तथा जो मेढक होता है वो शुक्राणु तथा जो मादा मेढक होती है वो अपनी अंडकोशिका से युक्त तरल जल में वो अपना अंडाणु, ये दोनों वो शुक्राणु ये अंडाणु जल तरल मतलब इनकी जल में छोड़ देते हैं, जिनके परस्पर मिलने से क्या हो जाता है? परस्पर मिलने से अनेकों अंड कोशिकाएँ निषेचित हो जाती हैं। उनके परस्पर मिलने से क्या अनेक अंड कोशिकाएँ क्या हो जाती हैं? फिर वो निषेचित हो जाती हैं और जिससे एक नया मेढक यानी कि बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है हमारा 5 नंबर। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है, यानी कि मानव की में जो आवाज़ है डैश किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो मनुष्यों में जो आवाज़ की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो क्या है? कंठ है। क्या है? आवाज़ की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो कंठ है, यानी कि लैरिंक्स। ये मनुष्य की आवाज़ की उत्पत्ति का केंद्र कंठ है, जिसे हम वॉइस बॉक्स या ग्लोटिस भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स या ग्लोटिक्स कहते हैं। जिसे हम वॉइस बॉक्स और ग्लोटिस कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका, यानी कि इसकी जो इस नलिका की जो लंबाई होती है या ये 5 सेंटीमीटर या 2 इंच लंबा होता है। वयस्क मनुष्यों के भोजन नलिका के जो ये वयस्क मनुष्यों के भोजन नलिका के ऊपरी भाग पर स्थित होता है कंठ, लैरिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है? यानी कि कौन सी मृदा है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। भारत को जो कपास के पौधों का जो मूल स्थान माना जाता है, भारत को कपास के पौधों का क्या मानते हैं? भारत को हम क्या मानते हैं? कपास के पौधों का मूल स्थान मानते हैं। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। तो कपास किस में काम आता है? यानी कि सूती कपड़ों में, यानी कि एक सूती कपड़ों में ये क्या है? एक मुख्य रूप से कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का जो विश्व में दूसरा स्थान है, और कपास उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। ये दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को ही हम बांगर मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी क्या होती है? जल्दी जल सोख लेने के बाद ये फिर जैसे ही सूखती है तो ये चटक जाती है, और ये कपास के लिए बहुत ही अच्छी उपज वाली मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो उनका जो उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें उसका उदाहरण नहीं है।
ऐसा जानवर जो भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा है? गाय। ये स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, ये केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक सींगी गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ये कहाँ पाया जाता है? ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये असम का एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क का ये स्थानिक जानवर है। बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का ये स्थानिक जानवर है। मिथुन कहाँ? मिथुन अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक जानवर है। ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का। ये अरुणाचल प्रदेश का ये एक स्थानिक जानवर है। गाय एक स्थानिक जानवर नहीं है। गाय कैसी है? ये एक स्थानिक जानवर नहीं है। ये एक ही स्थान पर नहीं रहती है, तो हमारे पूरे क्षेत्र यानी हर जगह पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा जहाँ बॉक्साइट उत्पादन होता है, उस राज्य का क्या नाम है? तो उड़ीसा। क्या? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? ये एक एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है, और यही विश्व का बॉक्साइट जो है वो विश्व का एल्यूमिनियम का एक मुख्य स्रोत है। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है बच्चों? तो उड़ीसा में होता है। इसका उत्पादन उड़ीसा से होता है। और इसके जो अग्रणी उत्पादक हैं वो कौन हैं? कालाहांडी और संभलपुर। इसके अग्रणी उत्पादक कौन हैं? कालाहांडी और संभलपुर, ये इसके अग्रणी उत्पादक हैं। बॉक्साइट उत्पादन में जो दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रम से जो आता है वो आता है कौन सा राज्य? झारखंड। दूसरे नंबर पे क्या आता है? झारखंड। और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। ये थर्ड नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कालाहांडी तथा संबलपुर आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 9। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो उच्चतम जो गुणवत्ता का जो कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। ये हमारा जो कोयला होता है ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है। तो कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है। किससे? ये हाइड्रोकार्बन से निर्मित होता है। और इसका जो रूप है वो कैसा है? ये ठोस संस्तृत शिला है। और इसका जो उपयोग होता है वो मुख्यतः ईंधन के रूप में होता है। इसका जो उपयोग है बच्चों वो ईंधन के रूप में होता है। अशुद्धता के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। कोयला के निम्न 4 रूप हैं। कौन कौन सा? वो इस ऑप्शन के अंदर ही दिया गया है। लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रोसाइट। तो कोयला के अशुद्धता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो वो जो पीट है, फर्स्ट नंबर पे क्या है? पीट में जो कार्बन की मात्रा होती है, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है बच्चों वो कितनी होती है? 40% से कम। कितनी? इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 40% से कम होती है। और लिग्नाइट में जो मात्रा होती है कार्बन की वो 40 से 45%। लिग्नाइट में कितनी होती है? 40 से, एक एक करके लिख के बता देती हूँ। लिग्नाइट में जो होती है वो 40 से 55%। कितनी होती है? 40 से 55%। और बिटुमिनस में जो होती है, ये इसका है, बिटुमिनस में जो इसकी कार्बन की मात्रा होती है वो 55 से कितनी होती है? 55 से 80%। और एंथ्रोसाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 90 से
95%। तो एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो कोयले का सबसे कठोर और चमकीला और सर्वोत्तम रूप है, यानी कि सबसे अच्छा जो कोयला है, उच्च गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो एंथ्रोसाइट है। इसके बाद में आता है बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आता है लिग्नाइट और लिग्नाइट के बाद आता है पीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है हमारा, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना है? तो वो है चिक्का। क्या है? चिक्का पंजाब का प्राचीनतम, ये जो है प्राचीनतम वाद्य यंत्र है पंजाब का। प्राचीनतम वाद्य यंत्र कहाँ का है? ये पंजाब का वाद्य यंत्र है। इसे सप या सुप भी कहते हैं। इसे दूसरे नाम से किससे जानते हैं? सप या सुप। किस नाम से? सप या सुप नाम से इसे हम जानते हैं। और पंजाब का जो डांस है वो क्या है? भांगड़ा। यानी कि मैंने आपको मैं डांस की क्लास जो मैंने ली थी नृत्य की, तो भांगड़ा और मालवी गिद्दा के समय ये बजाया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो वहाँ का जो डांस हो गया गिद्दा और भांगड़ा। तो गिद्दा और भांगड़ा के समय ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? सप या सुप और चिक्का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 11, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविदी को 2018 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी कि इनमें से किसको भारतीय वास्तुविद को आर्किटेक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये कब प्रदान किया गया था? 7 मार्च 2018 को। कब? 7 मार्च 2018 को प्रदान। प्रसिद्ध जो वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को, किसको? बालकृष्ण दोषी को ये वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था। आर्किटेक्चर का जो नोबेल कहे जाने वाले इस पुरस्कार के तहत $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि इसमें कितने? $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। और वर्ष 2022 में किसको मिला है? तो वर्ष 2022 में जो मिला है प्रित्जकर जो पुरस्कार प्रथम अफ्रीकी तथा अश्वेत व्यक्ति डायवेडो फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? 2022 का फ्रांसिस का जो व्यक्ति है डायवेडो, इसको ये पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 12, अप्रैल 2018 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो गंगा हरितिमा। किस योजना को? गंगा हरितिमा। इस योजना की शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 2018। कब? 7 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गंगा हरितिमा अभियान की शुभारंभ किया गया था। यह योजना 27 जिलों में शुरू की गई थी। कितने? इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 27 जिलों में शुरू की गई थी। और जो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस योजना के उद्घाटन में इलाहाबाद के संगम तट पर, इस योजना का जो उद्घाटन किया गया था वो इलाहाबाद के संगम तट पर किया गया था, जिसका उद्देश्य था हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने और मृदा अपरदन को रोकने के साथ साथ सरकार द्वारा जो आम लोगों को एक व्यक्ति एक वृक्ष, यानी कि आम लोगों को क्या था? एक व्यक्ति एक वृक्ष, यानी कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के नारे के तहत अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यानी कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना है अपनी भूमि पर। इस योजना का यही प्रोत्साहन था और मृदा अपरदन को रोकना और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है, वर्ष 2018 यानी मार्च में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था? यानी कि मार्च 2018 में किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया था? तो उनका नाम है
ऑग सान सू की, जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन के मामलों को लेकर वर्ष 2012 में अमेरिका की होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरुष म्यांमार के जो नेता थे ऑग सान सू वापस इनसे ले लिया गया था। ये कहाँ के थे? म्यांमार के थे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 14। तो प्रश्न है 14, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक को राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था? तो किसको प्रदान किया गया था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पूनम यादव। किसको? ये पूनम यादव को, ये कहाँ की थी? वाराणसी की थी। पूनम यादव को गोल्ड कोस्ट, किससे? गोल्ड कोस्ट में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल यानी कि 2018 को भारोत्तोलक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 21 जून को क्या मनाते हैं? तो 21 जून को विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस ये 21 जून को मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे। और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 7 अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक पेंशनरों और परिवारों को आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। क्या है? एक्सिस बैंक। तो 13 अप्रैल कब? ये 13 अप्रैल 2018 को भारतीय सेना और एक्सिस बैंक के मध्य समझौता ज्ञापन पर ये हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय सेना और एक्सिस बैंक के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका उद्देश्य था जो सेना में कार्यरत सैनिक थे उनकी पेंशन और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती जो वेतन पैकेज प्रदान करना है। तो ज्ञातव्य है कि दोनों के बीच पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वर्ष 2011 में संपन्न किया गया था। पहले कब किया गया था? ये वर्ष 2011 में ये संपन्न किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 17, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए ये घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो ये मादक पदार्थों के विरुद्ध जो युद्ध में फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन थे? तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है क्या नाम था उनका? रोड्रिगो। तो रोड्रिगो ड्यूटेरेंट, जो मानवाधिकारों का दोषी पाए जाने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में जब जांच चल रही थी, तो इस जांच का प्रतिवाद जब करते हुए फिलीपींस ने इस न्यायालय से निकल जाने की उन्होंने क्या की? घोषणा की थी। प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर, महात्मा गांधी ने प्रिय भजनों में एक वैष्णव यानी कि जो भजनों में से एक वैष्णव जन, तो एक रचयिता कौन है? यानी कि वैष्णव जन को महात्मा गांधी के प्रिय एक वो कौन जिसके रचयिता हैं? तो उसके जो रचयिता हैं कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक जो वैष्णव जन तो के जो रचयिता हैं वो गुजरात के संत नरसिंहा मेहता हैं। कौन है? गुजरात के जो संत नरसिंहा मेहता कहाँ के थे? ये गुजरात के थे, यही इसके रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग यानी कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस में से प्रभावित होता है? यानी कि
तो मानव का ऑस्टियोपोरोसिस अस्थियां यानी कि हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ये किससे संबंधित बीमारी है? ये बच्चों हड्डियों से संबंधित बीमारी है। इसके नेक्स्ट इसका जो सी ऑप्शन है वो है क्या है? हड्डियाँ। और डी ऑप्शन है, डी क्या है? पैर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जो एक बीमारी है वो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें हड्डियों की क्या हो जाती है? सघनता यानी बोन डेंसिटी में कमी आने लगती है। तो बोन डेंसिटी में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। इस रोग के कारण हड्डियों की जो मजबूती में और इस रोग के कारण हड्डियों की मजबूती में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है और शीघ्रता से चटक जाती हैं। ये कमी मजबूती में जब कमी आ जाएगी तो हड्डियां वैसे भी चटक जाएंगी। तो यह रोग प्रायः किस में होता है? तो ये रोग जो प्रायः है वो वयस्कों में होता है, वयस्क व्यक्ति में, विशेषकर स्त्रियों में ये होता है। ये सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये स्त्रियों में प्रभावित होता है अधिकतर। इस रोग का जो कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी होना, यानी कि ये रोग कब हो जाता है? जब शरीर में क्या हो जाएगी? कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तब ये रोग हो जाता है। तो इस रोग के निवारण के लिए हमें कैल्शियम की पिल्स को डेली लेना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएं और इस रोग से बचा जाए। तो इसके जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। चलिए, इधर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? किसने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो हर्ष वंश के शासक जो बिंबिसार थे, कौन थे? जो हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार। तो जो उनके जो शासक जो बिंबिसार थे, उनके जो पौत्र थे वो कौन थे? उदयन। बिंबिसार का जो पुत्र था उदयन, इसने मगध की राजधानी को राजगृह से कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र। कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी को। तो इसमें जो राइट आंसर है, अगर ये इसमें माना नहीं गया था बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार का जो पुत्र था उसने इस राजधानी को चेंज किया गया था। तो इसमें सबको नंबर मिले थे, यानी कि कॉमन नंबर सबको ही मिला था, चाहे जिसका सही हो या गलत हो। तो आप इसको याद रखना, किसने की थी? वो उदयन ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है, योगक्षेम वहाँ में किसका आदर्श वाक्य है? तो ये जो आदर्श वाक्य है वो LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, ये उसका आदर्श वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी LIC भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी एक, ये क्या है? भारत के क्षेत्र की सबसे बड़ी एक बीमा कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों 1956 में की गई थी। योगक्षेम वहाम्यम इसका जो आदर्श वाक्य है, जिसका तात्पर्य है आपका कल्याण। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? आपका कल्याण हमारा दायित्व। आपका कल्याण हमारा दायित्व। फिर से सुन लीजिए, इस योगक्षेम में इसका जो इस आदर्श वाक्य का अर्थ है आपका कल्याण हमारा दायित्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 22। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी खाड़ी अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करता है? कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो वो है पाक। कौन सी खाड़ी है? पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है। ये किसके बीच में है? तमिलनाडु और भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के ये बीच में ये जल संधि स्थित है। मद्रास और प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन हैं? तो मद्रास और प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि को पाक जल डमरू मध्य
कहा जाता है? किसके नाम पर ये कहा जाता है? जो वहाँ मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, कौन थे, उनका नाम क्या था? मैंने अभी आपको बताया, रॉबर्ट पार्क। क्या नाम था? रॉबर्ट। तो ये रॉबर्ट पार्क के नाम पर इस जल संधि का नाम पड़ा, पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 23। क्या है? 23। 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो 1662 पुर्तगाल के ऐसे कौन से राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा ऐसा भारतीय तटीय शहर जो दहेज के तौर पर उपहार में दिया गया था? तो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन। पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या था? कैथरीन। कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार में प्राप्त हुआ था। मुंबई क्या उपहार में प्राप्त हुआ था? कौन सा राज्य? तो मुंबई उपहार में प्राप्त हुआ था। उन्होंने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। किसने? 10 पाउंड पर उन्होंने 1668 में ये वार्षिक किराए पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 24। किस भारतीय दार्शनिक विचार को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो किसको याद किया जाता है बच्चों? तो स्वामी विवेकानंद को। किसको? स्वामी विवेकानंद को, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी। स्वामी विवेकानंद को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए इनको याद किया जाता है। इन्होंने 1897 में, कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में राम कृष्ण की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला, किसके? मधुशाला वर्ष 1935 में प्रकाशित हुई, जो मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई उस काव्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो उनकी रचना है भाग्य प्रबल और मानव प्रबल को सीख देने के लिए, किसको? भाग्य प्रबल और मानव प्रबल को सीख देने के लिए यह उनकी रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? यानी किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो गोल है? तो मेजर ध्यानचंद। किसकी? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का जो शीर्षक है वो गोल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहाँ? बिठूर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किसमें? बिठूर में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय मैथिली शरण का जो जन्म हुआ था उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झांसी, कहाँ? उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में हुआ था। झांसी के जिला चिरगांव के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1886 में झांसी के चिरगांव के एक प्रतिष्ठित वैश्विक परिवार में 1886 में इनका जन्म हुआ था। कवि की स्वर्ण जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की, यानी कि इनके जन्मदिन यानी कवि की स्वर्ण जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की, मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 33 नंबर। गुप्त काल का टेराकोटा
तो गुप्त काल का मैंने ये प्रश्न, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गुप्त काल के टेराकोटा यानी कि पक्की ईंट की बनी ईंटों से बना ये भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ये स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 35। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद यानी कि भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद कहाँ सृजित किया गया, कब? तो ये 1975 में। कब? 1975 में। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो पद उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में उप लोकायुक्त अधिनियम किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। पहले लोकायुक्त की जो नियुक्ति की गई थी वो बस 1977 में हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त वर्तमान में प्रसिद्ध इस लोकायुक्त श्री संजय मिश्रा हैं। 31 जनवरी 2016 से पदारूढ़ हैं। और ये कब से हैं? 31 जनवरी से 2016 से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है? तो वो निम्नलिखित में से किस कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो किस बुंदेलखंड क्षेत्र फसल कटाई, सॉरी ये वाला बताना है आपको। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो किसने करवाया था? फर्रुखाबाद में मुगल घाट द्रौपदी कुंड के समीप ही है। कहाँ है ये? फर्रुखाबाद में जो मुगल घाट है वो द्रौपदी नदी के समीप है। यहाँ कुल 4 घाट हैं जिनका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न है 38। तो मैंने अभी ये आपको बताया था, लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र के फसल कटाई के समय किया जाता है। तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है सैरा। क्या किया जाता है? सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर और झांसी तथा ललितपुर जिलों में ये लोक कहाँ ये प्रसिद्ध है? हमीरपुर और झांसी, ललितपुर, ये यहाँ पर ये प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। यह वर्षा ऋतु में कृषक समुदाय के युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा एवं आशीर्वाद लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं और आशीर्वाद उनका लिया जाता है। कर्मा जो नृत्य है इसमें क्या है? कर्मा नृत्य कब किया जाता है? तो कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। कहाँ? ये मिर्ज़ापुर में किया जाता है। और ये सोनभद्र जिलों के कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके? सोनभद्र जिलों के कोल जनजाति द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कर्मा कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हमारे सारे प्रश्न लग चुके हैं। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस आइडिया नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।
तो बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।